सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके पहले मैं पढ़ा चुका था पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। जैसे इसमें लिखा है लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। मैं पढ़ा चुका था पर्सोनिफिकेशन और आज हम पढ़ेंगे पन। एक नया फिगर्स ऑफ स्पीच है पन। पन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पन का मतलब एक तरह से कि शब्दों पर खेलना होता है। जैसे कहा जाए, लिखा है अ पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स। पन पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स, इट्स अ प्ले अपॉन वर्ड्स। शब्दों के ऊपर खेलना होता है, शब्दों के ऊपर खेलना होता है। इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट ह्यूमर। मतलब शब्दों को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि उसका जो मीनिंग होता है क्रिएट ह्यूमर, वह हंसी उत्पन्न करता है, हास्यास्पद होता है। क्रिएट ह्यूमर, एडमिरेशन आर सरप्राइज। या तो वो हंसी उत्पन्न करेगा, ह्यूमर क्रिएट करेगा, या तो एडमिरेशन प्रशंसा कोई होगी, या फिर सरप्राइज होगा। तो हम कह सकते हैं कि पन जो होता है, पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स। शब्दों के ऊपर खेलना ही पन है। इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट ह्यूमर, एडमिरेशन आर सरप्राइज। ठीक है, ये चीज है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा है इज लाइफ वर्थ लिविंग, इज लाइफ वर्थ लिविंग। क्या जिंदगी का कोई मूल्य है? दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। जिंदगी का क्या मूल्य है, जिंदगी जीने का क्या मूल्य है, इट दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। यह जीने वालों के ऊपर निर्भर करता है। यहां लीवर जो शब्द है, वह लिवर मतलब जो व्यक्ति जिंदगी जी रहा है उसके बारे में भी बात कह रहा है। और ये भी इसका अर्थ एक है कि इन लाइफ इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। मतलब यह लिवर के ऊपर निर्भर करता है। लिवर जो हमारा यकृत होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये दो अर्थ है, ये दोहरा अर्थ दे रहा है। एक तो है इसका मतलब जिंदगी जीने वाला, और एक होता है हमारा जो ऑर्गन है शरीर में, लिवर, उसकी बात की जा रही है। तो इसका मतलब यह है, जो राइटर है, जो एग्जांपल ये लिखा है, वह शब्दों के ऊपर खेल गया, लिवर के ऊपर खेल गया। यही होता है पन। पन का मतलब होता है अपन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स। शब्दों को ऊपर खेल जाना, शब्दों को ऐसे कलात्मक तरीके से इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना जो हमको एक ह्यूमर क्रिएट करे, या फिर हमको कोई एडमिरेशन दिखाए, या फिर सरप्राइज दिखाए। इसी को हम कहते हैं पन। एक उदाहरण, जो नेक्स्ट उदाहरण है, लिखा है द पर्सन टोल्ड द सेक्सटन एंड द सेक्सटन टोल्ड द बेल। है ना, द पर्सन टोल्ड द सेक्सटन। पर्सन ने सेक्सटन से कहा, एंड द सेक्सटन टोल्ड द बेल, और सेक्सटन ने टोल्ड। यहां टोल्ड का मतलब देखिए, यहां पर तो एक टोल्ड है, यहां पर एक टोल्ड। एक टोल्ड माने कहना है, एक टोल्ड माने होता है घंटी बजाना, बजाना, कोई चीज रिंग करना, बजाना। इसको हम कहते हैं शब्दों के ऊपर खेलना। एक टोल्ड ए है, एक टोल्ड ए है। तो इस तरह से शब्दों के ऊपर जब हम खेलते हैं, शब्दों के ऊपर जब हम सब वैसा इस्तेमाल करते हैं जिससे हंसी उत्पन्न हो, एडमिरेशन हो, या कोई सरप्राइजिंग हो, तो वो हम उसे कहेंगे पन कहेंगे। क्या कहेंगे? पन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एक है, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर जो होता है, एक राजदूत जो होता है, वह व्यक्ति होता है इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति होता है। एक एम्बेसडर वह ईमानदार व्यक्ति होता है हु, जो कि लाइज अब्रॉड, जो कि अब्रॉड रहता है, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए। यहां लाइज का मतलब झूठ बोलना भी है, जो बाहर रहकर अपने देश के हित में झूठ भी बोलता है। तो लाइज का मतलब ये हो गया कि झूठ बोलना, और लाइज का मतलब एक हो गया रहना। तो ये शब्दों के ऊपर खेल रहा है। क्या? लाइज के ऊपर खेल गया। मतलब जो राइटर है वह उसका वर्ड्स का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब एक ये दिख रहा है कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन। एक एम्बेसडर जो होता है वो एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता है जो बाहर रहता है फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अपने देश की भलाई के लिए बाहर रहता है। और अपने देश की भलाई के लिए यहां रहना जब कहेंगे तो ये कहेंगे कि अपने देश की भलाई के लिए रहता है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने देश की भलाई के लिए वह बाहर रहकर झूठ भी बोलता है। तो ये जो है, ये दोहरा अर्थ क्रिएट कर रहा है, ये जो है ह्यूमर क्रिएट कर रहा है।
तो यही पन होता है। पन ये होता है कि द पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स, इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच ए वे दैट डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट, जो डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट करे और वह जो है उत्पन्न करे ह्यूमर को, एडमिरेशन को, और वह उत्पन्न करे सरप्राइज को। तो इस तरह से उसे हम कहेंगे पन कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रिपीटिशन। क्या है? रिपीटिशन। इन रिपीटिशन, लिख रहा है इन रिपीटिशन sorry, in repetition a word is repeated many times for expressing intense feeling, है ना। बहुत ही तीव्र फीलिंग को, तीक्ष्ण फीलिंग को बयां करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम रिपीटिशन वर्ड्स का इस्तेमाल, हम वर्ड्स का रिपीटिशन बार बार करते हैं। ये रिपीटिशन जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी चीज पे जोर डालें, कहें अभी चलो चलो चलो, अगर हम ये कहें चलो चलो चलो, चलो कहते तब भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन हमने कहा चलो चलो चलो, मतलब हम जल्दी चलने की बात कर रहे हैं, हम जल्दी जाने की बात कर रहे हैं। ये शब्दों का जो रिपीटिशन होता है ना, वो इंटेंस फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, इंटेंस फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैं कहूं कि चलो 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 चलो, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, तो पी लो का मतलब जल्दी जल्दी पी लो, दूध पी लो, जल्दी जल्दी पी लो। तो खा लो खा लो खा लो, अगर ऐसा हम कहते हैं खा लो खा लो खा लो, तो इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी खा लो और हम हरी में हैं, हमको निकलना है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब हम वर्ड्स का रिपीटिशन बार बार करते हैं, एक ही वर्ड्स का रिपीटिशन बार बार करते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य होता है वह ये होता है कि हम अपनी इंटेंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस, तीक्ष्ण फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें, जिससे जोर डालने के लिए हम शब्दों को रिपीट करते हैं, वही हमारा कहलाता है रिपीटिशन। ठीक है, अब कहा गया है अ लिटिल ग्रेव, अ लिटिल लिटिल ग्रेव, तो को बार बार रिपीट किया है, लिटिल लिटिल बार बार रिपीट किया, रिपीटिशन है। ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ मून। ठीक है, देखो डार्क डार्क डार्क, इसी को हम कहते हैं रिपीटिशन। ठीक है, जब शब्दों को बार बार रिपीट किया जाए तो वह हमारे इंटेंस फीलिंग्स को जाहिर करता है, वो हमारे इंटेंस फीलिंग्स को जाहिर करता है। ब्लेज ऑफ मून, इरिक्वेबल डार्क टोटल एक्लिप्स। ठीक है, तो ये रिपीटिशन है। रिपीटिशन में हम शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं और वो हमारे इंटेंस फीलिंग को जाहिर करता है। एक मिनट। ठीक, रिटोरिकल क्या होता है? रिटोरिकल, ठीक है, रिटोरिक से बना है, रिटोरिक से। एक मिनट। रिटोरिकल का मतलब होता है अ रिटोरिकल क्वेश्चन और एन इंट्रोगेशन। मतलब जो रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है, रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है वह एक इंट्रोगेशन है। क्या है? इंट्रोगेशन है। इज आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एन आंसर इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस ऑन अ थॉट और इमोशन। मतलब कह रहा है कि जो रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं और एन इंट्रोगेशन, वह एक इंट्रोगेशन है, किसी से प्रश्न पूछना है। इज आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन, जिसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एन आंसर, जिसमें हमें कोई चाह नहीं होती है कि हमें उत्तर उसमें मिले। मतलब किसी से हम प्रश्न करते हैं जिसमें हमें ये चाह नहीं होती कि उसमें हमको वहां सामने वाले से कोई हमको उत्तर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस ऑन द थॉट, बल्कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो हमारे विचार हैं उस पर हम जोर डाल सकें, स्ट्रेस डाल सकें। पुट स्ट्रेस मतलब जोर डाल सकें ऑन अ थॉट, जो विचार जो हम पूछ रहे हैं, और इमोशंस अथवा किसी विचार पर अथवा किसी भावना पर हम जोर डाल सकें, पुट स्ट्रेस कर सकें, पुट स्ट्रेस कर सकें, उसको हम कहेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन में होता क्या है कि हम प्रश्न पूछते हैं। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा लगेगा कि हम प्रश्न तो कर रहे हैं लेकिन हम जोर डालने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, उसका कोई मतलब
उसका थॉट और इमोशंस पर स्ट्रेस डालने के हम लोग ये बात कह रहे हैं। अभी जैसे कहा जाए, हु इज हियर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, है ना। हु इज हियर सो वाइल, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम न करता हो। ठीक है, हु इज हियर सो वाइल, यहां कौन इतना बुरा हो सकता है, दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम ना करे। मतलब इसका मतलब यही है कि मैं प्रश्न तो कर रहा हूं, क्वेश्चन तो कर रहा हूं कि यहां पर कौन ऐसा हो सकता है जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा या करता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ, यहां सब लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। तो अगर हमारी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है, हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा है कि लग रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक पॉजिटिव सेंस होता है, जो हम कह रहे होते हैं उसका एक दूसरा पॉजिटिव सेंस हो रहा होता है। जैसे मैं कहूं, रिटोरिकल क्वेश्चन एंड इंट्रोगेशन एक ऐसा इंट्रोगेशन होता है, इज आस्किंग फॉर ए क्वेश्चन, जिसमें हम प्रश्न कर रहे होते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एन आंसर, जिसमें हमको कोई उत्तर की चाह नहीं होती है कि हम प्रश्न कर रहे हैं तो सामने वाला हमको कोई उत्तर देगा। जैसे बातचीत में नहीं कहते ना, यहां बातचीत में कहेंगे कि भाई कौन ऐसा है जो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करता है। मतलब सब लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं। जब सब लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट मेरा जो मैंने बोला अभी कि भाई कौन ऐसा है जो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करता है, इसका मतलब अपने माँ बाप से सब लोग प्रेम करते हैं। तो कौन है जो अपने माँ बाप से प्रेम करता है, ये क्वेश्चन रिटोरिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन। लेकिन जब हम ये अपने स्पीच में, अपने भाषण में या अपने कथन में, स्टेटमेंट में जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं तो इसका कोई चाह नहीं होता है कि हमको सामने वाला उत्तर इसका देगा कि भाई फला व्यक्ति नहीं करता अपने माँ बाप से प्रेम, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ मतलब इसका ये होता है, जब हम कहते हैं, प्रश्न कर रहे होते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव, उसमें कोई एक उत्तर की चाह हमको नहीं होती है। बस हम ये जोर डालने के लिए कह रहे होते हैं अपनी बात, एम्फसाइज करने के लिए कि भाई हाँ, यहाँ हर कोई ऐसा है जो अपने माँ बाप से प्रेम करता है। हु इज हियर सो वाइल, कौन यहाँ इतना बुरा है, दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम ना करे। इसका मतलब ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। देखने में लग रहा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हर कोई है जो अपने देश से प्रेम करता है। ठीक है, तो रिटोरिकल उसे कहते हैं। रिटोरिकल का मतलब हो गया, रिटोरिकल क्वेश्चन और एन इंट्रोगेशन एक ऐसा इंट्रोगेशन है, इज आस्किंग फॉर ए क्वेश्चन, जिसमें हम प्रश्न कर रहे होते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एन आंसर, जिसमें हमें किसी आंसर की चाह नहीं होती है। इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस ऑन थॉट, जिसमें हम सिर्फ विचारों पर जोर डाल सकें अथवा अपनी भावना पर जोर डाल सकें, ऐसा ही हम जोर डालने के लिए ही करते हैं। बाकी और हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है प्रश्न करना हमारा, और प्रश्न करने के बाद हमें उत्तर की चाह नहीं होती है, सिर्फ हम जोर डालने के लिए ऐसा कहते हैं। आई एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का कीपर हूं। एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का कीपर हूं। इसका मतलब मैं अपने भाई का कीपर नहीं हूं। उसी तरह से ये है, शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर डाई बिकॉज ऑफ ए वीमेन्स फेयर। ठीक है, शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर डाई बिकॉज ऑफ अ वीमेन्स फेयर, है ना। तो ये जो रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, ये प्रश्न तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनका एक पॉजिटिव वो उत्तर होता है। मतलब शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर्स, क्या मैं अपने आप को एकदम बर्बाद कर डालूं। ठीक है, डाई बिकॉज ऑफ वीमेन्स फेयर, और किसी महिला को प्रेम करने के चक्कर में हम क्या अपने आप को इस कदर मिटा डालें। मतलब हम नहीं मिटाएंगे, उसका अर्थ ये हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई महिला सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो उसकी चाह में हम अपने आप को बर्बाद कर डालें, क्या हम ऐसा करेंगे। मतलब ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। तो ये चीज जो है, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका अपना एक सेंस होता है, और वही सेंस जो होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वही फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम देखते हैं सरकाज़्म। सरकाज़्म क्या है। सरकाज़्म इज अ डायरेक्ट अटैक, एक बहुत ही डायरेक्ट, किसी पे डायरेक्ट अटैक है, बातों का अटैक है।
ठीक है, सरकाज्म जो है, सरकाज्म इज अ डायरेक्ट अटैक, द ऑथर सेज व्हाट ही मीन्स, ठीक है, द ऑथर सेज व्हाट ही मीन्स। देखिए लिखा है एग्जाम्पल में, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। ये लाइन जो है, गॉड मेड हिम देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, मतलब ईश्वर ने इंसान को बनाया, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, और उसे जो है वह जो है लेट हिम पास फॉर अ मैन, इसलिए उसे इंसान रहने दो, उसे इंसान मान लो। चूंकि ईश्वर ने उसे बनाया है इसलिए, एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, इसलिए उसे इंसान मान लो। ठीक है, तो यह व्यंग है इस बात पे कि मुझे लगता है ये लाइन जो है, ये बीइंग इरेक्ट अपॉन 2 legs एंड बियरिंग द semblance ऑफ अ मैन, ये डिकेंस की है। वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट एनफ रिलीजन टू मेक अस हेट बट नॉट एनफ टू मेक अस लव ईच अदर। अच्छा, ये जोनाथन स्विफ्ट का है, ये जोनाथन स्विफ्ट का है, ये चार्ल्स डिकेंस का है, और ये फिर है, मुझे लगता है ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस का पोर्सिया की लाइन है। पोर्सिया कहती है कि साइलाक बहुत बुरा है, लेकिन ठीक है, बुरा है तो ठीक है, बुरा है। अगर वो कहती है कि गॉड मेड हिम, ईश्वर ने ही उसे बनाया है, ईश्वर ने ही उसे बनाया है। अगर ईश्वर ने उसे बनाया है तो उसे एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, तो चलो उसको एक इंसान मान ही लेते हैं। इसका मतलब कि वह उसको कहती है कि चलो ईश्वर ने अगर उसको बनाया है तो चलो उसको एक इंसान मान ही लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वह इंसान की उसके अंदर फितरत नहीं है, इंसान के अंदर उसके अंदर गुण नहीं है, वह बहुत ही क्रूएल टाइप का है। ठीक है, पोर्सिया से वो कहता है, जब पोर्सिया कहती है कि उसके ऊपर दया दिखाओ, तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं उसको माफ नहीं कर सकता। ही डिमांडेड 1 pound ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। ठीक है, then the Portia, who is the wife of Bassanio, appeared in the court and she disguised herself as a doctor of law and she appeals to Shylock to show mercy to Antonio, but and Shylock जो होता है वह उसको कहता नहीं नहीं, मैं माफ नहीं करने वाला हूं, मैं माफ नहीं कर, मुझे 1 pound मांस का टुकड़ा चाहिए। तो उसके अंदर इंसानियत नहीं होती है, वो बहुत ही क्रूएल टाइप का होता है। वो कहता है कि मैं माफ नहीं करने वाला हूं। तो पोर्सिया क्या कहती है कोर्ट में, गॉड मेड हिम, ईश्वर ने ही उसे बनाया है, एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, तो चलो उसको एक इंसान मान ही लेते हैं, वह भी एक इंसान है। जब लास्ट में वो पनिश होता है तब पोर्सिया जो है उसको जो है माफ करती है। ठीक है, तो उसने ये बात कहा कि गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, मतलब वह ईश्वर ने ही उसे बनाया है, इसलिए चलो उसको एक इंसान मान ही लेते हैं। हालांकि उसके अंदर कहने का सेंस ये है, व्यंग इसमें ये है, सरकाज इसमें ये है कि ये डायरेक्ट अटैक होता है, मतलब व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है। ठीक है, सरकाज मींस डायरेक्ट अटैक, द ऑथर सेज व्हाट ही मीन्स, जो भी उसका मतलब होता है ऑथर उसको कहता है, लेकिन वह एक डायरेक्ट अटैक करता है। अब इसमें यह कहा गया है कि गॉड मेड हिम, ईश्वर ने उसे बनाया, तो चलो उसको एक इंसान के रूप में मान ही लेते हैं। हालांकि कहने का मतलब है इसमें व्यंग ये है कि उसके अंदर इंसानी फितरत नहीं है, इंसानी गुण नहीं है, फिर भी हम उसको मान लेते हैं। तो इनडायरेक्टली पोर्सिया ये कहना चाहती है कि उसके अंदर इंसान होते हुए भी इंसान के गुण नहीं है, यह एक व्यंग है। तो अब बीइंग इरेक्ट अपॉन 2 legs एंड बियरिंग द semblance ऑफ अ मैन, मतलब डिकेंस ये कहता है कि अब बीइंग इरेक्ट अपॉन 2 legs, हम इंसान जो हैं दो टांगों पर खड़े होते हैं, एंड बियरिंग द semblance ऑफ अ मैन, semblance ऑफ अ मैन इसमें कहने का मतलब है, और उसी टांगों पर semblance मतलब लड़खड़ाते भी हैं। ठीक है, उसी टांगों पर दो टांगों पर हम खड़े हैं और उसी 2 टांगों पर हम लड़खड़ाते भी हैं। तो कहने का मतलब यह है
कि हमारे इरादे, हमारी नैतिकता, हर सारी चीज, इंसान की नैतिकता जो जिस पर खड़ी होनी चाहिए, हम इंसानों को उसी नैतिकता पर, ठीक है, मॉरलिटी पर खड़े होना चाहिए, लेकिन हम खड़े होने की बजाय उसी पर हम लड़खड़ाते हैं। मतलब हम इंसान उसी पर लड़खड़ाते हैं, मतलब हम नैतिकता को, मॉरलिटी को फॉलो नहीं करते हैं। उसका व्यंग ये है, डिकेंस का व्यंग ये है, अ बीइंग इरेक्ट अपॉन टू लेग्स एंड बियरिंग द सेम्बलेंस ऑफ अ मैन। ठीक है। थर्ड जो है, वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट एनफ रिलीजन टू मेक अस हेट। मतलब लिखा है कि वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट एनफ रिलीजन टू मेक अस हेट बट नॉट एनफ टू मेक अस लव ईच अदर। स्विफ्ट लिखे हैं, बहुत बढ़िया लाइन है। कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियंस के पास जो है बहुत ज्यादा पर्याप्त जो है बहुत ज्यादा धर्म है, हम लोग बहुत धर्मगत हैं, हम लोग बहुत धार्मिक हैं, एनफ रिलीजन टू मेक अस हेट। मतलब हम इंसानों के पास, हम क्रिश्चियन के पास इतना ज्यादा धर्म है कि हम एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार कर सकें। कहने का मतलब हमको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जबकि हम करते नहीं है। यह एक व्यंग है। तो वही जोनाथन स्विफ्ट कह रहे हैं कि वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट एनफ रिलीजन टू मेक अस हेट। मतलब हम क्रिश्चियन के पास इतना ज्यादा हम लोग धार्मिक हैं, इतना ज्यादा अगर धार्मिक हैं तो हम एक दूसरे से हेट कर सकते हैं, बट नॉट एनफ टू मेक अस लव। लेकिन क्या हम इतने अधिक धार्मिक नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें? तो यह धार्मिक होने के ऊपर व्यंग है कि मतलब हम धार्मिक हैं तो किस रूप में? हम धार्मिक हैं तो हम एक दूसरे से नफरत तो खूब करते हैं, लेकिन हम धार्मिक हैं तो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। तो इसका मतलब है कि यह एक व्यंग है जो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार। सो सिमली में हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना करते हैं, और जिसमें हम पाते हैं कि कोई ना कोई एक बिंदु है जो कॉमन है, कोई ना कोई एक पॉइंट जो है वो कॉमन है। तो मतलब दो डिफरेंट चीजों के बीच में तुलना करेंगे, दो डिसिमिलर चीजों के बीच में तुलना करेंगे जो आपस में सिमिलर ना हो, और उन दोनों में कोई एक ऐसी क्वालिटी होगी, कोई ऐसा एक गुण धर्म होगा जो दोनों में सेम होगा, दोनों में कॉमन होगा, उसको हम सिमिली कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो चीजें हैं और दोनों में तुलना की जाए और दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो हम क्या कहेंगे? सिमिली कहेंगे। कोई उसमें कोई एक गुण हो जो कॉमन हो और उसी की तुलना की गई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिमिली कहेंगे। लिखा है, इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाए, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कि दोनों में हमें एक पॉइंट जो है वो कॉमन मिले, कॉमन दिखाई दे। इन दिस फिगर, और इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर यूज्ड। मतलब इसमें हमारे पास सो इस्तेमाल होगा, लाइक इस्तेमाल होगा, एज इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स हमको जहां मिलेंगे उसे हम सिमिली कहेंगे, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। द सोल वॉज लाइक अ स्टार, है ना? द सोल वॉज लाइक अ स्टार। द सोल, उसकी आत्मा, वॉज लाइक अ स्टार, लाइक अ स्टार, ये लाइक वर्ड इस्तेमाल हुआ, लाइक अ स्टार। उसकी आत्मा एक स्टार की तरह थी, न कि स्टार थी। अगर उसकी आत्मा एक स्टार थी कहा जाता तो मेटाफर हो जाता, लेकिन अभी ये क्या है? अभी है सिमिली है। सिमिली में क्या है? वर्ड्स लाइक, एज, सो, ये सब आता है, और इसमें तुलना की जाती है। तो जो दाई सोल, उसकी जो आत्मा है, उसकी द सोल वाज लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह थी। मतलब उसके आत्मा की जो चमक थी वह स्टार के चमक जैसी थी। ठीक है, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, है ना? आगे की लाइन यही है, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। फिर लिखा है, द राइटियस शैल फ्लरिश एज द पाम ट्री। द राइटियस शैल फ्लरिश एज द पाम ट्री। मतलब जो सही रास्ते पर चलता है, सही व्यक्ति जो होता है, वो ऐसे फलता फूलता एज द पाम ट्री, जैसे पाम ट्री। फिर लिखा है, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, है ना?
सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ड। ठीक है, तो इसमें भी सो साइंस। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो इस्तेमाल होंगे वह जो है, देखिए इसमें एज आया है। ठीक है, द राइटियस शैल फ्लरिश्ड एज द पाम ट्री, ये एज आया है, इसमें लाइक आया है। ठीक है, तो एज लाइक एज जिसमें भी आएगा उसे हम सिमिली कहेंगे। सिमिली में हम दो डिफरेंट चीजों के बीच में एक तुलना करते हैं, जिसमें हमें कोई ना कोई एक बिंदु, कोई ना कोई एक पॉइंट जो होता है वो हमको कॉमन दिखाई देता है, इसकी वजह से वो सिमिली होता है। A simile is a comparison between, we just make the comparison between two different objects and where we find at least one point is common, that is simile। ठीक है, सेनेक्टकी है, सेनेक्डोच कहते हैं, सेनेक्डोच कहते हैं कुछ लोग सेनेक्टकी कहते हैं, कुछ लोग सेनेक्टकी कहते हैं। मैं इसे सेनेक्टकी कहता हूं। इन सेनेक्टकी पार्ट्स इज यूज्ड टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट। मतलब सेनेक्टकी में जो है, इन सेनेक्टकी पार्ट्स इज यूज्ड टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट। मतलब एक हिस्सा किसी पूरे हिस्से को व्यक्त करता है अथवा कोई पूरा हिस्सा किसी एक छोटे से हिस्से को। सिनेक्टकी में कह रहा है कि इन सिनेक्टकी पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट। लिखा है गिव अस दिस डे और आवर डेली ब्रेड, है ना, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, या तो ये दिन दो, आवर डेली ब्रेड। अ फ्लीट ऑफ 50 सेल लेफ्ट द हार्बर, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब जैसे ये वाला एग्जांपल है, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब ऑल द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ यूरोप, इन यूरोप के जो बेस्ट ब्रेन थे, मतलब वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे, कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या को हल नहीं कर पाए। तो ये जो ऑल द बेस्ट ब्रेन है इन यूरोप, यह बुद्धिमान लोगों का जो समूह है, ये पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा, ऑल द बेस्ट ब्रेन इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब इस तरह से देखा जाए कि पूरा यूरोप सॉल्व नहीं कर पाया। कहने का मतलब वहां के जो बेस्ट ब्रेन था, बुद्धिजीवी लोग थे, इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए। तो एक छोटा सा हिस्सा जो बेस्ट ब्रेन है, वो बुद्धिजीवी जो लोग, जाहिर सी बात है थोड़े लोग होंगे, कम लोग होंगे, वह पूरा यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब छोटा सा हिस्सा या तो पूरे हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, या तो पूरा हिस्सा छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो वही कह रहा है कि इन सेनेक्टकी में जो होता है, पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल, या तो कोई एक हिस्सा जो पार्ट है इज यूज्ड, वो इस्तेमाल होता है टू शो द होल, पूरे हिस्से को दिखाने के लिए। जैसे इसमें छोटा सा बेस्ट ब्रेन जो है, जो कुछ कम लोग जो बहुत बेस्ट हैं ब्रेन्स के, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी इस समस्या को हल नहीं कर पाए जो यूरोप के थे। तो जो यूरोप के जो थोड़े लोग हैं, उनको एज अ पार्ट दिखाया गया है, वो पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही बात यहां ये कह रहा है कि इन सेनेक्टकी पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल, मतलब एक छोटा हिस्सा उसका इस्तेमाल किया जाता टू शो द होल, वो पूरे को व्यक्त करने के लिए, अथवा पूरा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है और द होल टू अ पार्ट, एक छोटे से हिस्से को दिखाने के लिए। पूरा हिस्सा भी इस्तेमाल होता है कभी कभी छोटे से हिस्से को दिखाने के लिए। तो ये जो है, ये सिनेक्टकी कहते हैं उसको। और आगे हम देख लेते हैं क्या है। और आगे है टाटोलॉजी और प्लियोनॉज्म। हाँ, ये है टाटोलॉजी का मतलब हो गया एक तरह से दैट इज रिपीटिशन, टाटोलॉजी पुनरावृत्ति। हाँ, टाटोलॉजी और द प्लियोनॉज्म है। इन टाटोलॉजी और प्लियोनॉज्म द सेम फैक्ट, जो सेम फैक्ट हो कोई चीज, और आइडिया अथवा कोई सेम विचार जो हो, इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, वो तरह तरह के शब्दों में उनका रिपीटिशन हो, तरह तरह के शब्दों में उनको रिपीट किया जा। जब कोई भी विचार, कोई भी फैक्ट, कोई भी बात बार बार रिपीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाटोलॉजी। क्या होते हैं? टाटोलॉजी। उसको हम बोलते हैं टाटोलॉजी।
आई रिजॉइस्ड एज द हैप्पी साइट, है ना, इट इज द प्रिविलेज एंड ब्राइट birthright of every citizen in a free commonwealth to be allowed to heaven wise in public affairs। ठीक है, तो टाटोलॉजी का मतलब हो गया कि इन टाटोलॉजी आर प्लियोनिज्म, द सेम फैक्ट, सेम बात, वही बात और वही आइडिया अथवा वही विचार इज रिपीटेड, वह एक से दो बार तीन बार रिपीट हो इन डिफरेंट वर्ड्स, शब्दों को बदल के, घुमा फिरा के। आई रिजॉइस्ड एज द हैप्पी साइट, आई रिजॉइस का मतलब होता है आनंदित होना, खुश होना, ठीक है, चीयर फील करना, चीयर अप फील करना। तो आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइट, आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइट। तो हैप्पी एक तरह से ये इसका रिपीटिशन हो रहा है, इसका दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि सेम फैक्ट अथवा सेम आइडिया को रिपीट किया जाए डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करके, तो उसी को हम टाइटोलॉजी बोलते हैं। अभी हम जैसे कहें वह बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो सुंदर तो बोल चुके हैं, तो खूबसूरत क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब डिफरेंट वर्ड्स हमने इस्तेमाल किया और डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करके हम बात अपने सेंटेंस को पूरा तो किए, लेकिन वह बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। तो अगर दोनों बात कहें तो एक तरह से हम टाटोलॉजी कह सकते हैं या प्लियोनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अर्थ वही है, लेकिन हमने शब्दों की पर्यायवाची इस्तेमाल की, शब्दों को दो बार इस्तेमाल किया, डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए, रिपीट किए, उसी आइडिया को, उसी सेम विचार को, सेम आइडियोलॉजी को हमने रिपीट किया डिफरेंट वर्ड से, तो हम बोलेंगे टाटोलॉजी, और दैट इज नोन एज प्लियोनिज्म। ठीक है, नाउ वी हैव द ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्या है? ट्रांसफर एपिथेट, in transfer epithet, the epithet is sometimes transferred from the person to a thing। कभी कभी जो ट्रांसफर एपिथेट जो है, एपिथेट जो है, it's sometimes transferred from a person to a thing। कभी कभी यह व्यक्ति से, कभी कभी वस्तु की तरफ मूव करता है। जैसे द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे, है ना। प्लाउमैन जो प्लाउमैन है, जो फार्मर है, होमवर्ड्स वह घर की तरफ लौट रहे हैं, प्लॉट्स हिज वेरी वे, अपने वेरी वे, प्लॉट्स माने खेत जोतकर, हिज वेरी वे, अपने थके रास्ते से। तो यहां ये नहीं दिख रहा है किसान थके हुए हैं, लेकिन वेरी वे मतलब थके रास्ते से, वेरी वे मतलब थके रास्ते से। तो क्या रास्ता थका है या किसान थके हैं? थके तो किसान है, लेकिन यहां पे वेरी वे उसने इस्तेमाल किया। ये ट्रांसफर एपिथेट है। ट्रांसफर एपिथेट इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि ये व्यक्ति की तरफ से टू अ थिंग्स, एक वस्तु की तरफ जा रहा है, मतलब व्यक्ति से मूव करता है और थिंग्स की तरफ जाता है, वस्तु की तरफ जाता है। मतलब कोई व्यक्ति इंसानों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वह किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल हो जाए। जैसे कहा जाए, ये थॉमस ग्रे की लाइन है, एज आई रिमेंबर, थॉमस ग्रे की लाइन है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की लाइन है। उसमें वो बोलता है द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे। और थके किसान जो हैं, थके किसान गायें रभाते हुए घर की तरफ चारागाह से वापस घर की तरफ लौट आ रही हैं, और जो थके किसान हैं वो खेत जोत कर अपने घर की तरफ थके रास्ते पे आ रहे हैं। तो थके किसान होना चाहिए, ना कि थके रास्ते, लेकिन इसने वेरी वे लिखा है, मतलब थके रास्ते, जबकि थका किसान है, रास्ता नहीं थका है। तो ये ट्रांसफर एपिथेट है, मतलब व्यक्ति जो है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है वो होना चाहिए व्यक्ति की तरफ, लेकिन व्यक्ति से किस तरफ है? वस्तु की तरफ है, किसी वस्तु की तरफ है। तो इसलिए इसे ट्रांसफर एपिथेट कहेंगे। ट्रांसफर एपिथेट इज द एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया भाई, ट्रांसफर बात नहीं कर दी गई। रास्ता थका थोड़ी होता, किसान थका होता, लेकिन उसने रास्ते को थका बता दिया, है ना। ये जो है ये रिफ्लेक्ट करता किसान को, लेकिन ये रिफ्लेक्ट अभी कर रहा है रास्ते को, जबकि एक्चुअली वो किसान को ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए और कर भी रहा है। लेकिन उसने शब्दों में जो लिटरल मीनिंग है वह वेरी वे, थका रास्ता है, जबकि एग्जैक्ट और एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि थका किसान है।
तो ये बात है, ठीक है। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, ही पास्ड, उसकी गुजरी है अ स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस नाइट मतलब ना सोई हुई रात उसकी गुजरी है, ना सोई हुई रात गुजरी है। अब क्या रात नहीं सोई हुई है? नहीं, ना सोई हुई रात गुजरी है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि रात सोई हुई है, ठीक है, रात नहीं सोई है, रात तो सोती ही है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, मतलब उसने, उसकी रातें जो है एक जगी हुई रात सोया है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट मतलब वह रात भर जगा है, सोया नहीं है, ठीक है। Unlike he presented an obsequious cup of coffee, ठीक है। सो ये जो है ये ट्रांसफर एपिथेट माने होता है। इन ट्रांसफर एपिथेट द एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर फ्रॉम अ पर्सन टू अ मैन, ठीक है, फ्रॉम अ पर्सन टू अ मैन, मतलब व्यक्ति से बात वस्तु की तरफ घुमा दी जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे, मतलब किसान खेत जोतकर अपने थके रास्ते से वापस आ रहा है। तो रास्ता थका हुआ है कि किसान थका हुआ है? किसान थका हुआ है, जबकि यहां पर रास्ते को थका हुआ बताया गया है। तो जब हम पर्सन से थिंग्स की तरफ मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एपिथेट। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है और हम अब एक्सरसाइज करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन जब हम शुरू करेंगे तो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, सो thank you friends, thank you my students, my dear students, nice to talk with you and nice to be with you, and just keep watching my channel, and thanks for your love and affection. Thank you so much. Have a good day.